20वीं शताब्दी के समय आज़ादी की लड़ाई पीक पर चल रही थी। महात्मा गांधी, नेहरू और लाला लाजपत राय जैसे महान नेता अपना पूरा जोर देश को आज़ाद कराने में लगाए थे। और उसी समय एक सितारा उभर कर आता है भगत सिंह। भगत सिंह जिसने अपनी पूरी जवानी अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। आप जानते हैं राजा जी, हम सब असहयोग आंदोलन के साथ थे। हमें वो तरीका ठीक लगा था। भगत पूरे हिंदुस्तान। अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम मेरी बात मानोगे? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब के लाहौर में हुआ। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह, माता विद्यावती थे। भगत सिंह के माता पिता भी शुरू से ही इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। भगत सिंह के दादा आर्य समाज के फॉलोअर थे और बचपन से ही भगत सिंह पर इनका प्रभाव देखने को मिला। भगत सिंह बचपन से ही स्वतंत्रता की और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर भगाने की बातें किया करते थे। 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड का भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा डीएवी से ली और आगे चलकर नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में एडमिशन लिया। भगत सिंह पढ़ाई लिखाई, खेलकूद और अन्य कंपटीशन में ऑलराउंडर थे। पर भगत सिंह के मन में हर पल देश को आजाद कराने की आग जली रहती थी। भगत सिंह ने आगे चलकर इंडियन सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। बेटे के देश के प्रति दृढ़ता को देखते हुए भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी कराने के बारे में सोचा, पर भगत सिंह ने शादी करने से इनकार कर दिया और आगे चलकर आजाद चंद्रशेखर के पास जाकर मिले। आजाद चंद्रशेखर से मिलकर उन्होंने एचआरए को ज्वाइन किया और वहां पर उन्हें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला जैसे उत्साही क्रांतिकारियों का साथ मिला और उन्होंने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू की। फिर आगे चलकर पोस्टर, रुपए और असला बारूद के लिए चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने काकोरी रेलवे स्टेशन के आगे रेल को लूटने का प्लान बनाया और उन्होंने रेलवे स्टेशन के आगे जाकर इस रेल को लूट लिया और इस दिन को काकोरी रेल कांड के नाम से जाना जाता है। पर अंग्रेजों ने राम प्रसाद बिस्मिल्ला को काकोरी रेल कांड से रिलेटेड क्ल्यू के चलते पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर आगे चलकर भारत में ब्रिटिश सरकार साइमन कमीशन लेकर आई और इस कमीशन का सभी लोगों ने जमकर विरोध किया, क्योंकि इस कमीशन में 7 मेंबर थे जो कि अंग्रेज ही थे। कोई भी भारतीय मेंबर इस कमीशन में शामिल नहीं था और इस कमीशन का काम था 1919 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हुए कामों का मूल्यांकन करना। 30 अक्टूबर 1928 को जब यह कमीशन लाहौर में पहुंचा, तब पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय ने अपने प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर इस कमीशन का विरोध किया और उस टाइम पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने इन सब पर लाठी चलाने का ऑर्डर दे दिया और लाठी चार्ज के चलते लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस आंदोलन में भगत सिंह भी शामिल थे और लाला लाजपत राय की मौत की खबर से पूरा पंजाब शोक में डूब गया और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का ऑर्डर दिया था। और जब वह स्कॉट को मारने के लिए अगले दिन गए तो उन्होंने स्कॉट की जगह शोल्डर को आते देखा और स्कॉट की जगह उन्होंने शोल्डर को गोली से मार दिया और उन्होंने अपने पोस्टर में स्कॉट का नाम काटकर शोल्डर का नाम लिखा और जगह जगह पर उस पोस्टर को लगाया। फिर भगत सिंह रातों रात एचआरए की मदद से लाहौर को छोड़कर चले गए और वह अपनी वेशभूषा बदलकर रहने लगे और क्रांतिकारियों को एकत्रित करने लगे। शोल्डर की मौत के बाद लोगों का ध्यान भगत सिंह की ओर जाने लगा। भगत सिंह आहिस्ता आहिस्ता लोगों में फेमस हो रहे थे और लोगों का ध्यान एचएस सारे की ओर जाने लगा। दोस्तों, फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना घटी और इस घटना के घटते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया बिना किसी की सलाह से। और जिन क्रांतिकारियों ने गांधी जी के कहने पर अपने हथियार रख दिए थे, 1923 में जाकर वह फिर इकट्ठे होते हैं और सच्चेनानंद सन्याल की अध्यक्षता में वह स्थापना करते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की।
काकोरी रेल कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद और कुंदन गुप्ता को छोड़कर लगभग सारे क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया और इस समय एचआरए को एक काफ़ी बड़ा झटका लगा और एचआरए काफ़ी कमज़ोर हो गई और बाकी बचे हुए क्रांतिकारी अलग अलग प्रांतों में बंटे हुए थे। कुछ क्रांतिकारी लाहौर में फैले हुए थे और कुछ क्रांतिकारी कानपुर में फैले हुए थे और लाहौर का क्रांतिकारी को ग्रुप भगत सिंह और सुखदेव का था। दोस्तों भगत सिंह बाकुनिन से काफ़ी प्रभावित थे। दोस्तों भगत सिंह को किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था। दोस्तों भगत सिंह एक बुक को पढ़ दूसरी बुक पढ़ते पर फिर भी उनकी ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा खत्म नहीं होती थी। भगत सिंह केवल बुक ही नहीं पढ़ते थे, वह पढ़ी हुई बुकों के नोट्स बनाते और अपने विचारों को इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी ही गलतियां ढूंढकर उन्हें सुधारते और अपने विचारों को अपने साथियों के साथ डिस्कस करते थे। दोस्तों 1928 में भगत सिंह ने इंडियन सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथियों के साथ मिलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो इस टाइम तक भगत सिंह ने समाजवाद को अपना लिया। तो दोस्तों इस तरह भगत सिंह ने अपने विचारों से अपने प्रयासों से बिखरे हुए क्रांतिकारियों को HSRA में इकट्ठा किया। फिर आगे चलकर जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लेकर आई तब भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने का प्लान बनाया। दोस्तों इस बॉम्ब को फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान अपनी ओर एकत्रित करना था। और 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ हाथ में थैला लिए असेंबली में एंटर होते हैं और चलती असेंबली के बीच में भगत सिंह खड़े होकर बटुकेश्वर दत्त के थैले से एक एक करके 2 बम निकालते हैं और असेंबली में खाली जगह पर फेंकते हैं। असेंबली में बम फेंकने के बाद वह भागते नहीं, वहीं पर खड़े होकर पोस्टर फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी की खबर मानो सूखे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। हर तरफ भगत सिंह हो रही होती है। दोस्तों उस टाइम तक हर कोई भगत सिंह के बारे में, उनके साहस के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानने लगा था और उनकी गिरफ्तारी के बाद राजगुरु और सुखदेव जैसे अन्य क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बिना किसी संगीन अपराध के ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई। दोस्तों भगत सिंह का असेंबली में बम फेंकने का कारण यह भी था कि वह अपने जरिए लोगों के मन में स्वतंत्रता की, आजादी की एक लहर दौड़ाना चाहते थे। दोस्तों भगत सिंह ने जेल में 2 साल बिताए। उन दिनों क्रांतिकारियों के साथ जेल में अच्छा व्यवहार नहीं होता था, ना उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना दिया जाता था। इसके चलते भगत सिंह ने भूख हड़ताल रखने का फैसला किया और उन्हें देखते हुए बाकी सभी क्रांतिकारी भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। काफी दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठने से जतिन दास जो कि एक महान क्रांतिकारी थे उनकी मृत्यु हो जाती है और बाहरी लोगों के आक्रोश और प्रेशर के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें पढ़ने लिखने के लिए पुस्तकें और अच्छा खाना खिलाने की सुविधा उपलब्ध करवाती है। और तब चलकर भगत सिंह ने जेल में बैठकर कई पुस्तकें, कई लेटर्स लिखे और उनकी एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक व्हाई आई एम एथिस्ट भी उन्होंने लिखी और यह बुक आगे चलकर काफ़ी मशहूर हुई। दोस्तों भगत सिंह कैसे नास्तिक बने और उनके जेल में लिखे हुए लेटर्स इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस एरा ऑफ थॉट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में इनकलाब जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129 और 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 6 और 4F और आईपीसी की धारा 120 के तहत भगत सिंह को दोषी सिद्ध कर दिया गया और 17 अक्टूबर 1930 को अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए अपील की गई पर 10 जनवरी 1931 को यह अपील खारिज कर दी गई और आगे चलकर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी 1931 को वायसरॉय से अपील की पर यह भी खारिज कर दी गई। आम जनता ने भी आगे चलकर फांसी की माफी के लिए अपील की थी पर यह भी खारिज हो गई। गांधी जी के गांधी इरविन समझौते से पहले लोगों ने गांधी जी से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की सजा माफ कराने की बात की। दोस्तों अक्सर लोग यह समझते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की सजा माफ कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो देखो दोस्तों जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उस समझौते में कुछ बातें गांधी जी ने मानी थी और कुछ बातें इरविन जो कि उस समय के वाइसरॉय थे उन्होंने मानी थी, जिसमें जैसे कि इरविन ने आंदोलनकारियों की जब्त की हुई संपत्ति वापस करने को कहा, निकाले हुए कर्मियों की वापसी के लिए कहा, जुर्माना हटाने के लिए कहा और समुद्र तट पर निश्चित दूरी पर नमक का उत्पादन करने के लिए आज्ञा दी पर उस पर से टैक्स नहीं हटाया और विदेशी उत्पाद
और अफीम के उत्पाद के संस्थानों के आगे प्रदर्शन या हड़ताल करने की अनुमति दी। और तभी गांधी जी ने जेल में बंद क्रांतिकारियों की सजा माफ करने के लिए इरविन से कहा। तो उस समय इरविन ने केवल उन क्रांतिकारियों की सजा माफ करने के लिए कहा जो कि अहिंसात्मक तरीके से विद्रोह में शामिल थे। जिन क्रांतिकारियों ने हिंसा का साथ लिया था उन क्रांतिकारियों की इरविन ने सजा माफ करने से मना कर दिया। और इरविन ने आंदोलनकारियों पर न्यायिक जांच करने के लिए भी मना कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो इस समझौते में फायदा इरविन का ही हुआ। इरविन ने इस समझौते में केवल उन्हीं बातों को माना जिससे उसे कोई खास दिक्कत नहीं थी। जब बात भगत सिंह की फांसी की माफ़ी की आई और आंदोलनकारियों पर हुए अन्यायिक जांच की बारी आई तब उसने मना कर दिया। दोस्तों, गांधी जी शुरू से ही हिंसा के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने सदैव अहिंसा को सपोर्ट में किया, चाहे बात असेंबली में बम फेंकने की हो चाहे स्कॉट को मारने की हो। गांधी जी शुरू से ही इसके खिलाफ थे। पर मेरे विचार से अगर गांधी जी ने इस समझौते में केवल भगत सिंह की फांसी को माफ कराने का प्रयास किया होता तो शायद इरविन इस समझौते को मान लेता और भगत सिंह की फांसी की सजा शायद माफ हो जाती। दोस्तों, दूसरी ओर भगत सिंह सजा की माफी की अपील भी नहीं करते क्योंकि वह खुद चाहते ही नहीं थे कि उनकी फांसी की सजा माफ हो। जब उन्हें माफीनामा लिखने के लिए कहा गया तब भगत सिंह ने साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह का विश्वास था कि उनकी शहादत से भारत की जनता उद्गीन हो जाएगी, उनकी शहादत से भारत की जनता में एक चिंगारी की लहर उठेगी और शायद यह सब उनकी शहादत के बिना मुमकिन भी ना हो पाता। और दूसरी ओर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगत सिंह की क्रांति से डर लगने लगा। उन्हें यह डर लगने लगा कि यह क्रांति उनके साम्राज्य को कहीं खत्म ना कर दे और लोग कहीं विद्रोह ना शुरू कर दें। और इसी आनन फानन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फांसी की सजा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 24 मार्च को देनी थी उसे बदल के उन्होंने 23 मार्च की शाम को देने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर था कि 24 मार्च को लोग इकट्ठे होकर जेल पर अटैक ना कर दें, कहीं भगत सिंह को छुड़वाने की कोशिश ना की जाए। दूसरी ओर 23 मार्च की शाम जब भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे उस टाइम जेल अधिकारी आकर भगत सिंह से फांसी के लिए तैयार होने को कहते हैं और तब भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी का एक अध्याय कंप्लीट करने तक का समय मांगते हैं, पर जेल अधिकारी उन्हें समय देने से मना कर देते हैं। और फिर बुक पढ़ते पढ़ते भगत सिंह ने कहा, 1 मिनट रुकिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को मिल तो ले। और बिना कोई डर बिना कोई भय के तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु अपने चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए अपने देश के लिए शहादत देने के लिए अपने कदमों का रुख फांसी के तख्ते की ओर करते हैं। और तीनों क्रांतिकारी उस समय अपनी मस्ती में मगन होकर गीत गाते हुए चलते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और जेल में बाकी क्रांतिकारी जो उस दिन अलग जेल में बंद कर दिए गए थे वह सभी चीख चीख कर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद जिंदाबाद कहकर उनका संबोधन करते हैं। और यही नहीं, फांसी के बाद कहीं आंदोलन न भड़क जाए इस डर के चलते अंग्रेज तीनों क्रांतिकारियों के शव को जेल के पीछे से सतलुज नदी के पास जाकर घी की जगह तेल से जलाने की कोशिश करते हैं। पर उस दिन रात को ही सभी लोग जेल के बाहर इकट्ठे हो गए होते हैं और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को ढूंढते ढूंढते वह सतलुज नदी के पास पहुंचकर अंग्रेजों को भगाकर इन तीनों क्रांतिकारियों का संस्कार समानतापूर्वक करते हैं। और तब से लेके लोग अंग्रेजों को और गांधी जी को भगत सिंह की शहादत का जिम्मेदार मानने लगे। और आगे चलकर जब गांधी जी लाहौर अधिवेशन में जाते हैं और तब वहां पर लोग गांधी जी को काले झंडे दिखाकर रोष प्रकट करते हैं। और एक जगह पर तो गांधी जी पर हमला करने की भी कोशिश होती है, पर वहां पर खाकी वर्दी में उपस्थित सैनिकों द्वारा गांधी जी को बचा लिया जाता है। दोस्तों, मुझे यह बात हजम नहीं होती कि कैसे 1 लाख फिरंगियों ने हम 30 करोड़ भारतीयों को गुलाम बना लिया। भगत सिंह भी बचपन में अपनी बेबे से यह सवाल पूछा करते थे। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू हमारी गुलामी का कारण था कि हमारी शक्तियां अलग अलग बटी हुई थी, सभी दल इकट्ठे नहीं हो पाए। कोई नरम दल का हिस्सा बना हुआ था तो कोई गर्म दल का हिस्सा बना हुआ था और इसका फायदा व्यापार करने आए अंग्रेजों ने उठाया और धीरे धीरे यह हमारे देश पर कब्जा करते चले गए और इसका भुगतान भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत देकर चुकाया। दोस्तों, भले ही हमने भगत सिंह जैसा अनमोल रत्न गवा दिया, पर भगत सिंह अपने विचारों के रूप में आज भी हम सब भारतीयों के मन में जिंदा है और हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। दोस्तों, यह था फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से मेरे चैनल को एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जिससे कि मैं इस प्रकार के वीडियो अपने भारत के लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।